हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। और गाइस, मेहनत करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है गाइस, जल्दी से बताइए कैसे हो आप सब। फिर मैं आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं, इरिगेशन इंजीनियरिंग का है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स। ठीक है, देखो गाइस, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने आपके कहने से ये वीडियो लेक्चर तैयार किया है। ठीक है, और गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नए अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है गाइज, शुरू करते हैं। देखो गाइज, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पानी की आवश्यकता। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आता है पानी की आवश्यकता। नीड ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की आवश्यकता क्यों होती है? जो फसल होती है, फसल को पानी की आवश्यकता क्यों होती है, बता सकते हो? देखो क्या होता है गाइज, पौधे के विकास के लिए, जो पौधा होता है उसके विकास के लिए अन्य पदार्थों जैसे खाद के साथ साथ पानी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधे पानी के माध्यम से, पौधे जो होते हैं पानी के माध्यम से पृथ्वी से खनिज पदार्थ, लवण के रूप में कोशिकीय क्रिया द्वारा अवशोषित करते हैं। पानी को क्या करते हैं गाइज? अवशोषित करते हैं। ठीक है, जो पौधे विभिन्न भागों में, जिससे जो पानी होता है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ठीक है, जिससे भोजन तैयार करके, जिससे जो पौधे होते हैं भोजन तैयार करके वृद्धि पाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए गाइज पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और देखो एक बात और होती है, आवश्यकता से अधिक पानी देने पर, यदि मैं आवश्यकता से अधिक पानी देता हूं पौधों को, तो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी अधिक निकल जाता है पौधों की अपेक्षा। ठीक है, बाहर निकल जाता है। पौधे की उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए, पौधों को उचित मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में पानी को उपलब्ध कराने के लिए पानी जो है सिंचाई से भी दिया जा सकता है और वर्षा के जल से भी दिया जा सकता है। ठीक है गाइज, मेनली क्या था कि पौधे के विकास के लिए ही उसको पानी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फसल तथा पानी में संबंध। फसल तथा पानी में संबंध, रिलेशन बिटवीन वाटर एंड क्रॉप। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाटर एंड क्रॉप? देखो गाइस, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया है कि पौधे के पूर्ण विकास के लिए, पौधे के पूर्ण विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है उसको। ठीक है, जिसको हम ऑप्टिमम वाटर बोलते हैं, ऑप्टिमम वाटर बोलते हैं। तो गाइस, ऑप्टिमम वाटर क्या होता है? यानी कि वह पानी जो पौधे के विकास की वृद्धि के लिए काम आता है, उस पानी को क्या बोलते हैं? हम ऑप्टिमम वाटर बोलते हैं। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है, जो खेत में दिया गया पानी होता है वो बेसिकली 3 तरीके का होता है। खेत में दिया गया पानी 3 तरीके का होता है, या फिर 3 भागों में वो बट जाता है पानी। जैसे हम खेत में पानी देते हैं तो पानी ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो 3 भागों में बट जाता है। पहला भाग क्या होता है? गुरुत्वीय प्रवाह, गुरुत्वीय प्रवाह। ठीक है, दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है गाइस आपका मर्दा से रिश्कर, मर्दा से रिश्कर, और तीसरा होता है केशिकीय जल।
ठीक है। तो बेसिकली जो वाटर होता है वो तीन भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहला भाग होता है गुरुत्वीय प्रवाह। गुरुत्वीय प्रवाह क्या होता है गाइज? गुरुत्वीय प्रवाह होता है, गुरुत्वीय प्रवाह के कारण जब पानी देता है तो पानी जो है पौधों से दूर चला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पानी दूर चला जाता है पौधों से। ठीक है, और फिर मर्दा से रिसकर, कुछ पानी मर्दा के में रिसकर निकल जाता है। ठीक है, पौधों तक नहीं पहुंच पाता, मर्दा में रिसकर निकल जाता है। ठीक है, इसको रिसकर ही लिख लीजिए आप, रिसकर। ठीक है, रिसना क्या बोलते हैं? रिसना बोलते हैं एक तरीके का परमेबिलिटी होती है ना, सीपेज बोलते हैं जिसको, रिसने को सीपेज बोलते हैं। किसी के जल क्या होता है? किसी के जल क्या होता है? कैपिलरी वाटर क्या होता है? कैपिलरी वाटर पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाटर होता है। इसी के थ्रू क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि जो होती है वो किसी के जल से ही होती है। ठीक है, किसी के जल से ही होता है। जो पानी मतलब एक तरीके का धीरे धीरे उसमें पौधों में चढ़ता है, उसको केसी के जल बोलते हैं। इसी पानी के कारण क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो गाइस समझ में आ गया आपकी, पानी कितने तरीके का होता है? पानी तो तीन भागों में बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट, WILTING, विल्टिंग पॉइंट। गाइस विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? विल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पर पौधा जो है वो मुरझाने लगता है। ठीक है, पौधा कब मुरझाएगा? जैसे कि पौधे में पानी दिया, ठीक है, यदि मैं जरूरत से ज्यादा पानी देता हूं तो कुछ पानी क्या होगा गाइज, वाष्प उत्सर्जन के थ्रू निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और देखो यदि पानी वाष्पोत्सर्जन के कारण अधिक निकलता है पानी देने की अपेक्षा, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी जो है वो निकलना स्टार्ट ज्यादा हो जाएगा। आ तो कम रहा है, निकल ज्यादा रहा है, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो गाइस क्या होता है, वो पौधा क्या हो जाएगा, आपको मुरझाना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर पानी मुरझाना स्टार्ट हो जाता है उसे हम विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है गाइस, और देखो यदि टाइम अधिक लगता है, यदि अधिक टाइम तक इसकी स्थिति बनी रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं फिर? ये दो तरीके का होता है, इसको बोलते हैं फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यदि इस मुरझाने वाली स्थिति की जो टाइमिंग जो है वो अधिक समय तक बनी रहती है तो उसको परमानेंट बोलते हैं। ठीक है, अधिक समय तक बनी रहती है। ठीक है, और जो कम समय तक बनी रहेगी उसको क्या बोलते हैं? इम्परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इम्परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। देखो इसकी स्थिति कब बनेगी? जैसे दोपहर तक क्या होता है, पानी पौधा मुरझा जाता है। तो मैं देखा जैसे दोपहर का टाइम होता है तो पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि सुबह का टाइम क्या होता है, बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, बढ़ता जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण मतलब पानी अधिक निकलता है। ठीक है, तो पौधा मुरझा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलता है। जैसे दोपहर हो जाता है, दोपहर के बाद क्या होता है गाइस, धीरे धीरे शाम ढलती चली जाती है, शाम ढलती चली जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है फिर ये फिर से लहराने लगता है पौधा। ठीक है, तो जब पौधा लहराने लगता है उसको इम्परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पर पौधा लहराने लगता है उसे इम्परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ गया गाइस? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लेकर के फसलों का मौसम, क्रॉप सीजन। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर करके दोबारा से देख सकते हैं यदि आपके समझ में नहीं आया हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं लेके क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन, क्रॉप सीजन। देखो गाइस क्या होता है, फसलों की जो बुआई होती है, फसलों की जो बुआई, फसलों का पकना, फसलों का जो कटना होता है वो मौसम पर निर्भर करता है। जनरली हम लोग जानते हैं। ठीक है,
बेसिकली देखो कृषि के आधार पर, ठीक है, कृषि के आधार पर जो क्रॉप सीजन जो होता है वो 3 तरीके का होता है बेसिकली, ठीक है। नंबर 1 नोट कर लिए, नंबर 1 होता है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। नंबर 2 रबी की फसल। नंबर 3 कौन सा होता है गाइस? लंबी फसल, हाँ ठीक है, लंबी फसल, ठीक है, समझ में आ गया। देखो खरीफ की फसल क्या होती है, खरीफ की फसलों का जो टाइमिंग होती है वो जून से स्टार्ट होता है गाइस, जून से नवंबर तक का होता है, ठीक है। 183 दिन का टाइम पीरियड होता है इसका, ठीक है। और रबी की फसल जो होती है ये दिसंबर से स्टार्ट होती है और इसका जो मई तक होता है, ठीक है। 182 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है, समझ में आ गया। और देखो गाइस खरीफ की फसल में रबी की फसल की अपेक्षा 3 गुने पानी की आवश्यकता अधिक होती है, 3 गुना पानी अधिक चाहिए होता है रबी खरीफ की फसल को रबी की फसल की अपेक्षा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है लंबी फसलें। तो लंबी फसलें कौन सी होगी? लंबी फसलें कौन सी होगी? जो वे फसलें जो खरीफ की फसल तथा रबी की फसल की अपेक्षा अधिक टाइम लेती हैं उनको क्या बोलते हैं? लंबी फसलें बोलते हैं। जैसे गन्ना, कपास, ठीक है, जैसे गन्ना और कपास, जनरली तुमने ये पढ़ा भी होगा गाइस, ठीक है। समझ में आ गया गाइस? गन्ने को सुगर कैन बोलते हैं, कपास को कॉटन बोलते हैं, ठीक है। बात आती है खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। देखो गाइस मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक आपको याद रखना है। एक जगह आती है खरीफ, एक होती है रबी, खरीफ की फसल और रबी की फसल। आप कोई सी एक फसल याद कर लीजिए, रबी की कर लीजिए, खरीफ की कर लीजिए, फिर आपको दूसरी याद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो बचेगी वो ऑटोमेटिकली, यदि आपने रबी की याद की है तो खरीफ की बच जाएगी, खरीफ की याद की है तो रबी की बच जाएगी, ठीक है। देखो रबी की फसल क्या होती है, हम रबी की याद करेंगे। देखो गेहूं होता है, एक तो होता है गेहूं, गेहूं में हम जो भी बोते हैं गाइस, ठीक है, सरसों भी बोते हैं, सरसों का तेल होता है तो इसलिए अलसी का भी तेल होता है, ठीक है। एक होता है आलू, आलू बनाते हैं तो आलू मटर भी बनाते हैं, आलू चना भी बनाते हैं, ठीक है, आलू प्याज बनाते हैं, ठीक है गाइस। और एक होती है राई, तंबाकू और सौंफ। तो गाइस ये क्या होती हैं? आपकी रबी की फसलें होती हैं, ठीक है। और इनसे जो अलग फसलें बनती हैं वो कौन सी कहलाएंगी? आपकी खरीफ की फसलें, जैसे मूंगफली वगैरह, चावल जो हुआ, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएंगी? खरीफ की फसलें। तो गाइस ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। बात आती है अब जहाँ लंबी फसलों की, ठीक है। लंबी फसलें मैंने अभी बताई, जैसे गन्ना और कपास, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? लंबी फसलें बोलते हैं, ठीक है गाइस, समझ में आ गया। हाँ, गन्ने को हम 12 मासी फसल भी बोलते हैं, पेरिनियल क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 महीने की होती है, एक साल का टाइम पीरियड होता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रॉप रेशो। क्रॉप रेशो देखो क्रॉप रेशो क्या होता है? क्रॉप रेशो को हिंदी में बोलते हैं फसल अनुपात। फसल अनुपात, तो फसल अनुपात क्या होता है गाइस?
रबी की फसल में सिंचित क्षेत्र, रबी की फसल में सिंचित क्षेत्र अपॉन खरीफ की फसल में सिंचित क्षेत्र का अनुपात क्रॉप रेशो कहलाता है। ठीक है, यानी कि जितना एरिया रबी की फसल लेगी और जितना एरिया खरीफ की फसल लेगी, उन एरियाओं का सिंचित क्षेत्र बोला, यानी कि जितने एरिया में ये लगी हुई है। ठीक है, माना ये 10 हेक्टेयर में लगी हुई है, ये 20 हेक्टेयर में लगी हुई है, तो इनका रेशो क्या हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बेसिकली। तो ये क्या होता है गाइस, आपका क्रॉप रेशो बोलते हैं इसको। ठीक है, एक आता है आपको खेतीहर भूमि, खेतीहर भूमि, खेतीहर भूमि, ये क्या होता है खेतीहर भूमि? ये तो आज हमने पहली बार पढ़ा है। क्या होता है, कभी पढ़ा भी नहीं है, ना किसी से सुना है। देखो, फसलों की उत्पत्ति के लिए, जो फसल जो होती है, फसलों की उत्पत्ति के लिए मृदा की ऊपरी परत की गहराई जो होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक की होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, खेतीहर भूमि देखो क्या होता है, फसलों की उत्पत्ति के लिए, जो फसल जो होती है उसकी उत्पत्ति के लिए जो भूमि जो होती है, भूमि में जो फसलों की जो ऊपरी परत होती है उसकी जो डेप्थ होती है, कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कीटाणु, जीवाणु, वायु एवं जल आदि मिश्रित होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, कीटाणु, जीवाणु, वायु और जल। ठीक है, ये सब होते हैं, जिससे इन्हीं के थ्रू ही क्या होती है, जैसे ये क्या बोलते हैं उसकी फिर एक तरीके से बढ़ाते हैं, उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देते हैं, जिससे अच्छी खेती होती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं गाइस, खेतीहर भूमि बोलते हैं। यदि इससे अधिक डेप्थ लेते हैं तो फिर इसको खेतीहर भूमि नहीं बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ अच्छी फसल नहीं होगी, जहाँ अच्छी फसल होगी वो समझ लीजिए आप, वहाँ पे उसकी डेप्थ 50 से 100 होगी और वो अच्छी फसल देगा, तो उसको खेतीहर भूमि बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है फसलों के गुण, फसलों के गुण। फसलों के गुण क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप्स। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, जो कले होती है, कले की मात्रा 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कले की मात्रा जो है वो 2% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइस, सेकंड आता है आपका, जो इसमें कोई भी अम्लीय पदार्थ नहीं होना चाहिए, है ना, अम्लीय क्षारीय लवण नहीं होना चाहिए, ना ही अम्लीय होना चाहिए, ना ही क्षारीय लवण नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3, जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू 7 के लगभग होनी चाहिए, =7 होनी चाहिए। ठीक है, ना तो अम्लीय होना चाहिए ना क्षारीय, तो कितना होना चाहिए, पीएच 7 होना चाहिए, जनरल सी बात है। ठीक है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता, यानी कि आवश्यक होने चाहिए, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होने चाहिए, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। ठीक है, और मृदा की जल ग्रहण क्षमता वो उत्तम होनी चाहिए, जो जल ग्रहण क्षमता होती है वो क्या होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यदि ये सॉइल के अंदर होती है तो इससे हमारी क्रॉप जो फसल जो होती है वो अच्छी पैदा होती है गाइस। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है
मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना, मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना, उपजाऊ शक्ति बोले तो फर्टिलिटी इंक्रीज कैसे करते हैं सोइल की, बता सकते हो कोई कैसे करते हैं? देखो हेडिंग डाल दी मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना, मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना कैसे बढ़ा सकते हैं भाई? खाद का प्रयोग करके, ठीक है, खाद का प्रयोग करके। और क्या कैसे बढ़ा सकते हो? फसलों को चक्रीय क्रम में अपनाकर, फसलों को चक्रीय क्रम में अपनाकर, ठीक है, और खेत को विराम देकर, खेत को विराम देकर। देखो यदि हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो खेत की जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, जैसे खाद का प्रयोग करके, ठीक है ना, फसलों को चक्रीय क्रम में अपनाकर और खेत को विराम देकर, ठीक है। यदि हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। खाद भी जनरली कितने तरीके का होता है? खाद जनरली होता है बेसिकली आपका 3 तरीके का। कौन कौन सा? एक तो गोबर वाला खाद होता है जो आप जनरली यूज करते हैं गाँव में, गोबर का खाद होता है, और एक होता है आपका रासायनिक खाद होता है, और एक ग्रीन खाद होता है। ग्रीन खाद जैसे कि उसकी फसल को काट देते हैं खेत में, जैसे लहसुन वगैरह बोलते हैं, वो लहसुन के सन वगैरह बोलते हैं ना। तो 3 तरीके का बेसिकली खाद होता है, ठीक है। और फसलों को चक्रीय क्रम में अपना, जैसे कि इस बार हमने गेहूं बोए हैं, अगली बार हमने जई बोई, मतलब है ना, बदल बदल कर बोना चाहिए, ठीक है। और आता है फिर खेत को विराम देकर, यानी कुछ टाइम का, जैसे आपने आप कोई फसल बोई वो कट गई है तो 15-20 दिन का या फिर 8 दिन का उसमें टाइम देना चाहिए। तो यदि हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो गाइज मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, जिससे हमारी फसलें और भी अच्छी पैदा होती है, ठीक है। तो गाइज आई होप दैट ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके सिंचाई से संबंधित, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं गाइज। ओके, थैंक यू।